हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मोहित सर और आप देख रहे हैं मैथ्स एरिया क्लासेस। इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कक्षा 10 गणित में, जो कक्षा 10 का जो आपका गणित का पेपर 27 फरवरी को होने जा रहा है। जो 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर होने जा रहा है, 27 फरवरी 2026 को, 27 फरवरी को जो आपका गणित का पेपर होने जा रहा है, उस गणित के पेपर में जो आपके लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, उन क्वेश्चन को हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें नोट करिए और ध्यान रखिएगा, टिक कर लीजिए किताब में, चाहे जैसे भी आप करना चाहे करिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बताने वाले सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा निश्चित रूप से वो सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में करके आएगा। हमारा आज का ये जो है ये अग्निबाण, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि अग्निबाण। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 27 फरवरी को आपको पेपर में निश्चित रूप से दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा ये सीरीज है कितने क्वेश्चनों का, 26 क्वेश्चंस का आपका सीरीज रहेगा, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है आपका। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पे किताब में या फिर कहीं पे भी आप टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा प्रश्न को, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनना है पेपर में, इसका ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वायरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ध्यान रखिए। इसको आपको तैयार करना है, किसके लिए तैयार करना है भाई? जो 27 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, 27 फरवरी को जो 2026 में आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए यहां पे हम बात कर रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए इसको हम यहां पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। उन क्वेश्चंस को यहां पे हम डिस्कस करेंगे और उसको कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहां पे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हर एक पेपर में आज तक जितना पेपर हुआ है उसमें देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निश्चित रूप से हर बार पूछा गया है, जिसमें यहां पे आपके जो नंबर है इसको चेंज कर दिया जाता है केवल, लेकिन सारे क्वेश्चंस करने का पैटर्न आपका सेम रहता है। केवल यहां पे हमारे पास कोई एक अपरिमेय संख्या दिया होगा, उसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो उसको करने का पैटर्न आपको पता है सारी चीजें। अगर यहां पे आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए होंगे तो इसको हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या, मतलब जो बोला गया है उसका उल्टा मान के चलते हैं और उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2019 में आया, 22 में आया, 24 में आया, 25 में आया, निश्चित रूप से 26 में भी आएगा। और अगर चेंज होगा भी तो क्या चेंज होगा? क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, केवल नंबर चेंज हो जाएंगे। क्या हो सकता है यहाँ पे? देखिए 5 + √5 हो सकता है, यहाँ पे 2 + √3 हो सकता है, यहाँ पे √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है। भैया केवल नंबर चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका 101% लिख के दे रहा हूं कि आपको पेपर में ये क्वेश्चन मिलना है और निश्चित रूप से मिलना है। बेटा मेरी बात ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? देखिए 2019 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया? और इसमें बोला क्या गया है? देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 117 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, और वर्ग कैसा होता है आपको पता है? वर्ग कैसा होता है? एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है, वो वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पे बोला है दो वर्ग है भाई, दो अलग अलग टाइप के वर्ग है और उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है हमारा दे रखा है 117 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 है तो हमें क्या करना है? दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी। भाई दोनों वर्गों की जो भुजाएं है वो क्या है? वो ज्ञात करना। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि इसकी जो भुजा है ये है और दूसरा एक वर्ग ले लेते हैं, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो इसके जो भुजा है वो बी है। अब हमें ये और वी फाइंड करना है। यहाँ पे फॉर्मूला में बता दो आपको मेरे प्यारे बच्चों, अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। और यहाँ पे दूसरा जो है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला लगने वाला है वो है परिमाप, और वर्ग परिमाप का फॉर्मूला होता है
4 इंटू भुजा, 4 गुणा भुजा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास दो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है और इन दो फॉर्मूलों से ही आपका यह क्वेश्चन कवर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा हिंट है यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं। और बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, पूरा पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट में करेंगे तो मैं जो जो क्वेश्चन आप बताएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे अगला वीडियो आपके लिए बना के दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले आगे की बात करते हैं। और मैंने ऐसा क्यों करा कि ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपने पढ़ लिया है सारे क्वेश्चन और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे अरेंज करके आपके लिए लेके आए हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लग रहा है कि इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका क्या कर लूंगा, वीडियो बना के आपको दोबारा अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करने जाऊंगा तो ये बहुत लंबा जाने वाला है वीडियो, तो उतना लंबा वीडियो हम यहाँ पे शूट करेंगे तो वो समय बहुत लगेगा, तो हो सकता है उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाते होंगे। तो अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला है, देखिए 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी जो है, 300 किलोमीटर दूरी की 300 किलोमीटर की दूरी या फिर यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तथा शेष दूरी बस के द्वारा तय करती है। भैया कोई एक व्यक्ति है जो 300 किलोमीटर दूरी तय करना चाह रहा है, कितना भाई, 300 किलोमीटर जो दूरी है, कहीं जाना है उसको, तो इस दूरी को तय करने के लिए, इस यात्रा को तय करने में ये क्या करता है भाई, कुछ दूरी जो है बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा चलता है। कितना दूरी चल रहा है, पहले 60 किलोमीटर जो है ट्रेन के द्वारा चल रहा है और बाकी शेष बचा हुआ 300 में से 60 गया, 300 में से 60 गया, जितना बचा उतनी दूरी जो है ये बस से तय किया, ये हो ट्रेन से तय किया इसने, ट्रेन से, और ये बस के द्वारा तय किया है। तो आगे फिर बोला गया है और तो उसे 4 घंटे लगते हैं। भैया इतनी दूरी तय करने में इसको कितने घंटे लग रहे हैं भाई, 4 घंटे लग रहे हैं। ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ट्रेन की चाल और बस की चाल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों के द्वारा जो दूरी तय की गई है उसको भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे। चाल बराबर दूरी बट्टे समय से यहाँ पे समय वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे। सूत्र आपका क्या रहेगा भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहां से आप समय वाला फॉर्मूला निकाल लेना। समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। इस फॉर्मूले का उपयोग करिएगा और यहां पे आप लोग T1 T2 निकाल लीजिएगा, या फिर ऐसा कर लीजिएगा कि बस द्वारा ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इसके लिए आप यहां से इस वाले फॉर्मूले से T1 निकाल लेना। दूसरा, अतिरिक्त जो आपका 300 में से 60 चला गया तो 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना। सबसे पहले आप मान लेना, माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर तथा बस की चाल y किलोमीटर। इस तरह से इसको सॉल्व करके पहला आपका यहां से इतने में कंडीशन से ये आपका कंडीशन 1 हो जाएगा। इसमें से इस कंडीशन 1 से आप क्या करेंगे भाई, कंडीशन 1 इसमें अप्लाई करेंगे, इतने जगह पे कंडीशन 1 अप्लाई करेंगे और आप एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे क्या बोला है भाई, यदि वह 100 किलोमीटर दूरी, दूसरा कंडीशन बोला गया यहाँ पे, 100 किलोमीटर दूरी किससे तय कर रहा है भाई, ट्रेन से। यदि वह 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो मतलब वो अगर 100 किलोमीटर दूरी, पहले के जो 100 किलोमीटर दूरी वो ट्रेन के द्वारा चल रहा है, फिर बचे हुए जो आपके 200 किलोमीटर है उसको बस के द्वारा तय करता है, तो उस स्थिति में उसको कितना समय लगता है, उस स्थिति में उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। मतलब T1 और T2 दोनों निकाल लेंगे सिमिलर तरीके से और वहां से जो समय है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा इसमें लग रहे। तो भैया यहाँ पे दूसरा समीकरण आपका आ गया, 2 समीकरण हो गया। दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि या जो भी विधि आपको लगाना अच्छा लगे उस विधि से लगाएंगे और x और y के मान निकाल के लाएंगे, वो रेलगाड़ी और बस की चाल निकल के आ जाएगी। भैया मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बात का विशेष मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो हमारा वीडियो है इसको आप प्रॉपर देखिए, क्वेश्चंस को नोट करिए, टिक करिए। निश्चित रूप से इस
उसमें से सारे क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन, इन्हीं में से आपके जो 27 फरवरी को आपका बोर्ड का एग्जाम होना है उसमें सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे, जो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में से आने हैं, जो भी क्वेश्चन है इसी में से आपको वहां पे मिलेंगे पेपर में। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भैया कोई एक रेलगाड़ी है जो किसी एक चाल से, सेम चाल से क्या करता है भैया 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, आगे यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब चाल को बढ़ा दिया गया। माना क्या कि भाई पहले x किलोमीटर की चाल से चल रहा था, अब चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है, मतलब उसी यात्रा को तय करने में वह कितना करता है भाई 1 घंटा कम समय लेता है। तो बोला गया है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। भाई रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, सूत्र कौन सा लगेगा भैया, यही वाला सूत्र लगेगा। ध्यान रखिएगा, इस वाले सूत्र को पहले इस वाले में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अगर नहीं आता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका जो है प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन मुझे ये भी बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई शांत जल समझते हो ना आप, जैसे एक तालाब है, तालाब आपका शांत जल है, वहां पे पानी बहता नहीं है तो वो शांत जल हो गया। तो क्या बोला गया भाई, एक नाव की शांत जल में चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है भैया, शांत जल में जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर है। ठीक है, धारा के अनुकूल चल रहा है और पुनः धारा के प्रतिकूल वह वापस आ रहा है। कितने दूरी, 30 किलोमीटर दूरी। तो उसको टोटल समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो भैया यहां पे पूछा है तो धारा की चाल कितनी है ये ज्ञात करना है। भैया धारा की चाल आप मान लेना, यहां पे तो पहली बात शांत जल में नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर, धारा की चाल जो है उसको x किलोमीटर मानो। अगर हम धारा के अनुकूल चलेंगे तो x प्लस 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस 15 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात धारा के प्रतिकूल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, x माइनस 15 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका। जो दो अलग अलग चालें निकल जाएंगी, दोनों को आप हल करेंगे, आपका यहां पे टोटल इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको समझते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पद। भैया कोई एपी है, उसका तीसरा पद, तीसरे पद को हम A3 से रिप्रेजेंट करते हैं और सातवें पदों का योग कितना है भैया, तीसरे पद और सातवें पद का योग जो है वो 6 है और उसका गुणनफल 8 है। दैट मीन्स A3 इंटू A7 जो है आपका 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। दैट मीन्स A16 बराबर आपको निकालना है। भैया सिंपल सा फॉर्मूला, A3 निकालिए, A7 निकालिए, दोनों को इस फॉर्मूले में रखिए। ये कंडीशन 1 हो गई, कंडीशन 2 हो गया, दोनों को सॉल्व कीजिए। A का और D का मान निकालिए। A और D का मान जैसे ही आ जाए तो उसको आप A16 में रखिए और फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, A3 निकालने का, A7 निकालने का, A16 निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप करते हैं, कर चुके हैं आप लोग को आता भी है बेहतरीन तरीके से। अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है, नहीं कर पा रहे, तो कोई सा भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में बताइए कि सर मुझे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, मैं आप लोगों के लिए आगे एक सॉल्यूशन वाला वीडियो भी बना कर लाऊंगा। ठीक है, यह जो वीडियो है हमारा केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने का है कि इससे आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और तैयारी के साथ पेपर में जाओ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपका समय बर्बाद ना हो। इसीलिए यह वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे यहाँ पे, देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा से के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को
समान अनुपात में विभाजित करता है। बोला क्या गया भाई, एक त्रिभुज है हमारे पास कोई सा भी, फॉर एग्जांपल एक त्रिभुज है, इसका नामकरण मैंने कर दिया ABC है, त्रिभुज का नाम है ABC। अब इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया है। अब ये रेखा जो है इस भुजा के समांतर है, BC के समांतर है, तो इस भुजा के समांतर ये वाली रेखा है, तो ये वाली रेखा अन्य दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा है। मान लेते हैं E है, ये D है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये D है, E है, तो समझेगा यहाँ पे ये D जो भी आप नामकरण कर सकते, D यहाँ पे लिख सकते हैं, E यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन कहां से है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 6 में जो आपका थेल्स का प्रमेय है। किसका प्रमेय भैया, थेल्स का प्रमेय। जो थेल्स का प्रमेय है वो वाला जो क्वेश्चन है वही है, उसका स्टेटमेंट रूप है ये। इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इसमें सिद्ध करना होता है, अगर ये वाला ट्राइंगल है तो हमें ये सिद्ध करना होता है AE बट्टे ED EB इक्वल टू AD बट्टे DC। ये सिद्ध करना पड़ेगा भैया। चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके नाम होंगे, आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे D होता है, यहाँ पे E होता है भैया। ED को अगर एक्सचेंज कर दिया तो यहाँ पे वैल्यूज भी बदल जाएंगे। देखिए 2022 में आ रखा है, 24 में, 25 में आ रखा है आपका, आगे भी आएंगे आपके निश्चित रूप से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बिंदु इतने और इतने से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष और y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। भैया एक रेखाखंड है कुछ इस प्रकार से, और ये हमारे पे निर्देशांक तल है भाई। ये इस रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में, x, 0 इस पर इसके निर्देशांक, और ये 0, y है, तो इस रेखाखंड को किस अनुपात में, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको आपको निकालना है। और कौन से वाले फॉर्मूले से निकलेगा, विभाजन सूत्र वाले फॉर्मूले से मेरे प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। विभाजन फॉर्मूले वाले सूत्र को यहाँ पे लगाएंगे और इसका आंसर निकाल के लाएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे पुनः आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो है हमारे के सारे जो है 27 फरवरी 2026 को जो आपका पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम का मैथ का, उसके लिए यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इन्हीं में से ही आपका जो वीडियो हम बता रहे हैं आपको, इसी में से ही सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर बनने वाले हैं। और लॉन्ग आंसर का मतलब क्या है भैया, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और मोस्टली ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के ही क्वेश्चन है। आप कोई भी आपके पास सॉल्व पेपर हो, अनसॉल्व पेपर हो, उसमें भी उठा के देख लीजिएगा, हर साल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास पुराने कोई भी पेपर है उसको उठा के देखिएगा, इसी में से बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन सही लग रही है तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। एक भैया सड़क है ये, इसकी चौड़ाई जो है 80 मीटर है, 80 मीटर है, और इधर एक खंबा लगा है, इधर एक खंबा लगा है, दोनों खंबों की लंबाइयां समान है। इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण, भैया इसके बीच कहीं पे भी एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है मान लेते हैं, और इससे इसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने है भाई, उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितने हैं भैया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। तो आगे पूछा है खंबों की ऊंचाई और खंबों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। भैया ये खंबे की ऊंचाई क्या है, h मान लिया, इसको निकालना है, और खंबे से इसकी दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस, दैट मींस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर के लिए देखिए 2023 में आया, 24 में आया, 25 में आया, भैया 26 कहां चला जाएगा, 26 में भी आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने इससे पहले जो वीडियो डाला है उसी में इसका सॉल्यूशन भी करा हुआ है, इसका भी है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले जो हमारा वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, ये त्रिकोणमिति वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे वहां पे करे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखना है भैया, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन जो है हमारा ये ऐसा है, ये 7 मीटर ऊंचा है,
7 मीटर ऊंचा है के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर इधर लगा दिया हमने, ये जो है बहुत ऊंचा है, के शिखर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर का शिखर ये इसका उन्नयन कोण और इसके पाद का अवनमन कोण भैया कितना है भैया 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई, टावर की ऊंचाई इसको हमें निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे प्यारे बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे बोला गया है अगले क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, एक रेखा है कोई आपका जो वृत्त को स्पर्श करती है, देखिए हमारे पास स्पेस तो नहीं है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, एक रेखा है ये वृत्त को स्पर्श करती है, बोला गया है सिद्ध कीजिए कि एक रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा, स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बने कोण संगत एकांतर वृत्तखंडों के कोणों के बराबर होता है। ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका किससे है, देखिए वृत्त वाले चैप्टर से। वृत्त चैप्टर कौन सा है आपका, ध्यान रखिएगा, वृत्त वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर है आपका 10। इससे पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको तैयार करके जाइएगा निश्चित रूप से। अगर नहीं आता है आपको करना तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, मैं उसके लिए अगला वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको भी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोले एक वृत्ताकार बुरुज, ये है, देखिए डायग्राम आपका यहाँ पे बना हुआ है। वृत्ताकार बुरुज कैसा है इसको समझिए। एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया गया है, इसको बनाया गया है किससे, चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास जो है 35 मीटर है, 35 मिमी है। ये जो आपका ये है, ये वाली लाइन जो है ये व्यास है जो वृत्त के केंद्र से होता हुआ जा रहा है। वृत्त का व्यास जो 35 मिमी है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है भैया। एक तो ये वाला तार यूज किया जा रहा है, फिर 5 व्यास भी बनाने में किया जा रहा है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए, पहला क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तारों की लंबाई। भैया कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी, सबसे पहली बात ये जो वृत्ताकार ब्रुच है इसका परिमाप चाहिए, मतलब वृत्त का परिमाप, प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 व्यास है, प्रत्येक व्यास 35 मिमी का है, तो 5 गुणा 35 हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर से। और आर कैसे निकलेगा, आर बराबर हो जाएगा 35/2, क्योंकि व्यास हमारे पास डी बराबर 35 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आर निकल गया, डी निकल गया। आपको कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया है। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका पहले वाले के लिए, यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर वृत्त का परिमाप प्लस 5 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले आंसर में क्या पूछा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया एक त्रिज्यखंड ये हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको फॉर्मूले से यहाँ पे अप्लाई कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, एक तंबू एक बेलन के आकार का है। भैया एक तंबू बनाना है हमें, तंबू, और वो तंबू कैसा है भैया, आपका बेलन के आकार का है। एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। भैया एक तंबू है, देखिएगा यहाँ पे तंबू में बना रहा हूं, ये मान लेते हैं एक बेलन है, एक बेलनाकार पृष्ठ है। अब ये यहाँ पे इसको तंबू बनाया गया, ये बेलन है, देखिए एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। भैया शंकु कैसा होता है भैया, इसके ऊपर एक शंकु ऐसे करके अध्यारोपित है, ठीक है, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर। भैया बेलनाकार भाग की ऊंचाई इतनी के दर की है 2.1, और जो इसका व्यास दे रखा है वो 4 मीटर है। दैट मीन्स यहां से यहां तक कितना है आपका 4 मीटर। तो भैया व्यास अगर 4 मीटर है, d इज इक्वल टू 4 मीटर, तो भैया हमारा r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर, और यहाँ पे h बराबर दे रखा है 2.1 मीटर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आगे के हम यहाँ पे बात करेंगे, आगे बोला तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। भैया शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से रिप्रेजेंट करता है, 2.8 दे रखा है, 8 मीटर है, ठीक है। आगे बोला है इतना दे रखा है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का मतलब क्या होता है, जैसे त्रिपाल हुआ उस टाइप का ही कैनवास मान लेते हैं। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोला है। तंबू के भीतर हवा का आयतन भी ज्ञात कीजिए। भैया क्षेत्रफल निकालना है, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, तंबू बनेगा, उसका
क्षेत्रफल निकालना है प्लस उसका आयतन भी निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कैनवस का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे तंबू के भीतर हवा का आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों के आयतन को ऐड कर दो तो आपका उसके अंदर हवा का आयतन निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 16 नंबर, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे बोला 15 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है भैया, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, समझिएगा। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की, वृत्त है कोई तो ये वृत्त बना लिया हमने, इसकी त्रिज्या जो है यहां से तक है, ये 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। भैया केंद्र पर ये त्रिज्या है और ये कोई जीवा है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है भैया, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया अगर ऐसा बना तो इसके वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ ही साथ यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है 3.14 यूज करना है। भाई √3 की वैल्यू जो है 1.73 यूज करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये चीजें नहीं होंगी, ये कैसी होंगी देखिएगा। भाई यहाँ पे क्लियर कर देता हूं आपको, ये होंगी इस टाइप से, ये √3 की वैल्यू जो है इतनी दे रखी है, कितनी है 1.73, 2 भी हो सकता है आगे, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक कितना दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा है भैया, कितना दे रखा है माध्यक, माध्यक दे रखा है इतना 525। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x का और y का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया, आप लोगों ने सांख्यिकी वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसमें आपने माध्यक निकालने का फॉर्मूला आपने वहां पे कैलकुलेट कर रखा है। तो माध्यक का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बारंबारताओं का योग जो है 100 दे रखा है और ये बारंबारता है, इनका योग जो है टोटल यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, जो योग है उसको अगर कैलकुलेट करूं तो ये योग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो इन सबको जोड़ के जितना आएगा वो हो जाएगा 100। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर करके एक समीकरण आ जाएगा आपका, जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। आगे आपके पास यहाँ पे यदि बारंबारता का यहाँ पे बोल रखा है, माध्यक जो है वो 525 दे रखा है, माध्यक आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, देखिए एक बक्सा है कोई और बक्से में 100 लाल गेंद रखे हुए, कितने हैं भैया गेंद, बक्से में 100 लाल गेंद है, 100 लाल गेंद, 200 पीली गेंद तथा 50 नीली गेंद है। यदि बक्से में से एक गेंद अदृच्छा मतलब रैंडमली निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद नीली हो, गेंद पीली नहीं हो, ना पीली है ना नीली है। तो यहाँ पे टोटल आपके जो वॉल्स है, टोटल जो आपके गेंद है वो कितने हैं हमारे, देखिए 100 प्लस 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 350 वॉल्स है आपके गेंद है। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे जो नीली है एन नीली लाल एन ना लाल गेंदों की संख्या बराबर 200 है और एन हमारे पास पीली लाल जो है आपके 200 नहीं है 100 है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। जो लाल है वो 100 है और जो लाल है वो 100 है। पीली जो है वो कितनी है भैया, पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद है आपकी 200 और जो नीली गेंद है, नीली गेंद है आपकी कितनी 50 है। तो आपको क्या निकालना है भाई, सबसे पहले गेंद नीली हो तो नीली गेंद के लिए क्या करेंगे भाई, नीली गेंद के लिए हमारे पास जो नीली गेंद है वो हो जाएगी 50 है नीली गेंद, अपन इसका टोटल कितना हो गया 350, ये हो जाएगा आपका नीली गेंद की प्रायिकता। ऐसे करके आप सभी जो आपके यहाँ पे दूसरे और दो पूछे गए उसकी प्रायिकता भी आप निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें आता है, अगर नहीं आता, अगर क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि सर मुझे इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए जो है एक और वीडियो इसी टॉपिक से बना दूंगा, जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आप पेपर में निश्चित रूप से करके आएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से कवर करिए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बड़े क्वेश्चंस में अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो पेपर में आप 95 प्लस स्कोर 101% करेंगे, 100 नंबर आपके पूरे के पूरे आ सकते हैं अगर आप
प्रॉपर मेहनत करते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपने समझ लिया है, जो भी है आपको बताया गया उसको आपको पढ़ के या फिर सुन के अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।